हेलो एवरीवन। मैं हूं महफूज और आप देख रहे हैं एमआर क्लासेस। अगले हफ्ते भारत का 16वीं राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, जिसमें दो कैंडिडेट्स हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। इस इलेक्शन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। डियर फ्रेंड्स, हम आम जनता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से डालते हैं, पर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम के माध्यम से इलेक्टर्स वोट नहीं डालते। वो अपना वोट बैलेट पेपर के माध्यम से डालते हैं। ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ईवीएम में कैंडिडेट के साथ उनके चुनाव चिन्ह का भी उल्लेख रहता है। वो चुनाव चिन्ह उनके नाम के ऑपोजिट में रहता है। पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो बैलेट पेपर यूज़ होता है, उसमें मात्र कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह नहीं होते। दूसरा अंतर, ईवीएम में कैंडिडेट्स के बाद एक ऑप्शन नोटा, नन ऑफ द अबव होता है। अगर उन कैंडिडेट्स में से किसी को वोट नहीं करना चाहते पर वोट करना है, तो नोटा का बटन दबाकर वोट अपना दर्ज करा सकते हैं, जो भारत में 2013 से चल रहा है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर जो प्रयोग होता है, उसमें नोटा का ऑप्शन नहीं होता। अगर आप वोट करना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स में से किसी एक को वोट करना होगा, मतलब नंबर 1 प्रेफरेंस देना होगा। तीसरी बात यह है कि पोस्टल बैलेट केवल उन वोटर्स के लिए है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कहीं जेल में बंद हों। दूसरे के लिए पोस्टल बैलेट का ऑप्शन नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टर्स अपनी पसंद के अनुसार वोट करता है, उसे उसकी पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती कि अगर तुम हमारे गाइडलाइंस के अनुसार वोट नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, जो शेड्यूल 10 के अंदर आता है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, कि उसकी हाउस की सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। जैसे आजकल हम खबरों में खूब सुन रहे हैं, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी चल रही है। वोट की गिनती कहाँ होगी? एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वोट डाले गए उसकी गिनती कहाँ होगी। जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली और हर स्टेट की विधानसभा में डाले जाते हैं, लेकिन वोटों की गिनती केवल न्यू दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में होती है। हर राज्य से बैलेट पेपर्स बैलेट बॉक्सेस में करके न्यू दिल्ली पहुंचा दिए जाते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें सिक्योरिटी मनी होती है। हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करते वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उस वक्त जो कैंडिडेट जो वैलिड वोट पड़े उनमें से 1/6 या उसे अगर परसेंटेज में निकालें तो 16.7% वोट से कम मिले तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाएगी, उसे वो पैसा 15,000 रुपये नहीं वापस मिलेंगे। बाकी अगर दो भी उससे ऊपर वोट मिले उनको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, और ये क्वेश्चन बारहा किया जाता रहा है, कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड, उसके रिज़ल्ट से रिलेटेड अगर कोई आपत्ति हो, डिस्प्यूट हो, तो उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 में इस बारे में बताया गया है। उस डिस्प्यूट के लिए कुछ गाइडलाइंस बताए गए हैं।
उस डिस्प्यूट को इलेक्शन पिटीशन के रूप से केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जा सकता है। हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट में उस डिस्प्यूट को नहीं लाया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ही सुनने का अधिकार है और डिसीज़न लेगा, वो डिसीज़न फाइनल होगा। उसके लिए समय सीमा भी है। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिनों के अंदर वो इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाना चाहिए। अगर बाद में कोई दायर करता है तो उस पिटीशन पर किसी तरह का उसे इंटरटेन नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट पिटीशन खुद डाल सकते हैं या 20 या उससे अधिक इलेक्टर्स वोटर्स वो पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि अगर इलेक्टरल कॉलेज किसी कारण इनकम्प्लीट है, उसके आधार पर इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता और इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाला जा सकता। वैसे तो बहुत बार लूजिंग कैंडिडेट्स इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालते रहे हैं, जैसा कि 2012 के इलेक्शन के बाद लूजिंग कैंडिडेट श्री P.A. संगमा ने विनिंग कैंडिडेट श्री प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाद में रिजेक्ट कर दिया। इस इलेक्शन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात शपथ ग्रहण का भी आता है कि जो इलेक्शन जीते उन्हें राष्ट्रपति का कार्य संभालने से पहले शपथ ग्रहण करना ज़रूरी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 में इस बारे में उल्लेख किया गया है। केवल वो नहीं बल्कि राष्ट्रपति का ऑफिस अगर किसी कारण खाली हो या राष्ट्रपति किसी कारण अपने कार्य ना कर सके तो जो वो जिम्मेदारी संभालेंगे उन्हें भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले उन्हें भी शपथ लेना ज़रूरी है। और शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथों लेना है। अगर वो उपस्थित नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के हाथों शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण में क्या शब्द होंगे उसका भी उल्लेख आर्टिकल 60 में उपलब्ध है। आपसे एक छोटा सा मेरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से शपथ ग्रहण करेंगे तो वो किन के हाथ से शपथ ग्रहण करेंगे, उन्हें कौन शपथ ग्रहण कराएंगे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण और नए विषय के साथ। कृपया वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।